नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर प्राचीन भारतीय गणितज्ञों की उस दुनिया में कदम रखेंगे जहां आधुनिक तकनीक का नामो निशान तक नहीं था। जरा सोचिए, बिना किसी कैलकुलेटर या आज के मॉडर्न फॉर्मूलों के उन विद्वानों ने गणित के सबसे जटिल सवालों को कैसे सुलझाया होगा। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट जैसे दिग्गजों के उस टूल किट को अनबॉक्स करते हैं जिसने पूरी दुनिया को संख्याओं को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? हमारे इस सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। पहला, गणना का विज्ञान। दूसरा, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की क्रांति। तीसरा, गुणा करने के वो प्राचीन तरीके। चौथा, वर्ग और मूल निकालना। और आखिर में भिन्न यानी फ्रैक्शंस के दिलचस्प प्रणाली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, गणना का विज्ञान, जिसे प्राचीन काल में गणित कहा जाता था। आज गणित हमारे लिए बस एक सब्जेक्ट है, लेकिन प्राचीन काल में यह रोजमर्रा की जिंदगी और खगोल विज्ञान को समझने का सबसे मजबूत जरिया था। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन लोगों ने गणित को भौतिक रूप से कैसे अनुभव किया। गणित का सीधा सा अर्थ था गणना का विज्ञान, लेकिन जरा पाटीगणित और धूलिकर्म जैसे शब्दों पर गौर कीजिए। उस जमाने में हमेशा कागज तो होता नहीं था, है ना? तो विद्वान एक लकड़ी के बोर्ड या पाटी पर गणना करते थे। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट था धूलिकर्म। मतलब लिटरली जमीन पर या एक बोर्ड पर धूल बिछाई जाती थी और उंगलियों से उस धूल पर ब्रह्मांड के सबसे जटिल समीकरणों को सुलझाया जाता था। यह मैथ्स का एकदम जमीनी और रफ एंड टफ रूप था। उस समय समाज में गणित को क्या रुतबा हासिल था, वेदांग ज्योतिष का ये श्लोक सब कुछ साफ कर देता है। जिस प्रकार मोरों में शिखा और सांपों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, उसी प्रकार सभी वेदांग शास्त्रों में गणित का स्थान सर्वोच्च है। मतलब इसे सिर्फ एक विषय की तरह नहीं देखा जाता था। शुरुआती भारतीय साहित्य में इसे परम सत्य और ज्ञान के सबसे ऊंचे रूप की तरह पूजा जाता था। उस जमाने में एक गणितज्ञ होना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात थी। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की क्रांति। गणित के इस गहरे सम्मान के साथ अब हम मानव इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक क्रांतियों में से एक की बात करते हैं, स्थानीय मान। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, जिसके बिना आज का हमारा कोई भी कंप्यूटर या साइंस काम ही नहीं कर सकता। जरा इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर नजर डालिए। 200 ईसा पूर्व में पिंगल के काम में शून्य के प्रतीक के संकेत मिलते हैं। फिर 499 ईस्वी में आर्यभट्ट प्रथम ने स्थानीय मान का शानदार तरीके से उपयोग किया। 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने इसे और आगे बढ़ाया। 8वीं सदी आते आते यह ज्ञान बगदाद के खलीफा के दरबार तक पहुंचा और वहां से अरब दुनिया में फैल गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? यूरोप की सामान्य पाठ्य पुस्तकों में यह प्रणाली 17वीं सदी में जाके शामिल हुई। ये इस बात का बहुत ही जबरदस्त सबूत है कि कैसे इन प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने दुनिया को एक ऐसा सिस्टम दिया जिसे पश्चिम को पूरी तरह अपनाने में सदियां लग गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, प्राचीन भारत में गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन करने के क्या तरीके थे। आज हमारे लिए गुणा करना बहुत आसान लगता है, लेकिन धूल पर इसकी गणना करना वाकई एक कला थी। जब हम ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत को देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने गणितीय कामों को 20 अलग अलग परिक्रम या लॉजिस्टिक्स में बांटा था। और इसमें सिर्फ बेसिक जोड़, घटाव, गुणा और भाग ही नहीं थे। इसमें वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल जैसी बेहद एडवांस्ड कैलकुलेशंस भी शामिल थीं। 20 अलग अलग ऑपरेशंस। जरा सोचिए उनका गणितीय ढांचा उस समय कितना विस्तृत और एडवांस्ड रहा होगा। अब ये बात आपको थोड़ी मजेदार लगेगी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मल्टीप्लाई करने के लिए जो फॉर्मल शब्द था वो था गुणन, लेकिन इसके लिए कुछ और शब्दों का भी इस्तेमाल होता था, जैसे हनन, वध या क्षय। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है मारना या नष्ट करना। मतलब प्राचीन विद्वान जब दो संख्याओं को गुणा करते थे तो वे मजाकिया या दार्शनिक अंदाज में कहते थे कि वे मूल संख्याओं का वध कर रहे हैं, ताकि एक नई और बड़ी संख्या का जन्म हो सके। शब्दों के इतिहास का ये एक बहुत ही कूल पहलू है ना? ब्रह्मगुप्त ने गुणा करने की कई विधियां बताईं। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। इसमें से एक विधि का नाम बहुत ही अनोखा है, गोमूत्रिका। इसका मतलब होता है गाय के मूत्र का जिग-जैग रास्ता। जब संख्याओं को एक के नीचे एक तिरछे क्रम में लिखकर गुणा किया जाता था तो वो पैटर्न बिल्कुल वैसा ही जिग-जैग दिखता था, इसलिए इसका ये मजेदार नाम रख दिया गया। और इसके साथ ही एक बहुत ही प्रैक्टिकल विधि थी जिसका नाम था
खंड विधि। चलिए देखते हैं कि ये खंड विधि काम कैसे करती है। मान लीजिए आपको किसी संख्या को 13 से गुणा करना है। खंड विधि कहती है कि 13 को टुकड़ों में तोड़ दीजिए, जैसे कि 6 और 7 में। फिर आपकी जो मुख्य संख्या है उसे पहले 6 से गुणा कीजिए, फिर 7 से, और आखिर में दोनों रिजल्ट्स को जोड़ दीजिए। ये लॉजिक कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? बिल्कुल, ये ठीक वही बेसिक अंक गणित है जो आज हम प्राइमरी स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के रूप में पढ़ते हैं। मतलब हजारों साल पुरानी तकनीक आज भी हमारे क्लासरूम्स में जिंदा है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, वर्ग और मूल यानी स्क्वायर्स और रूट्स निकालने के प्राचीन तरीके। यहीं पर इन महान गणितज्ञों की असली जीनियस निकलकर सामने आती है। इन लोगों ने गणित को कितनी खूबसूरती से विजुअलाइज किया था, ये इन शब्दों से ही पता चल जाता है। आज हम स्क्वायर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इसे वर्ग कहा जाता था। इसका असली मतलब था सैनिकों की एक टुकड़ी जो एक वर्गाकार यानी स्क्वायर फॉर्मेशन में खड़ी हो। और रूट के लिए मूल शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब होता है किसी पेड़ की जड़ या पैर का तलवा, यानी वो बुनियादी आधार जिससे वो बड़ी संख्या पैदा हुई है। मिलिट्री और बॉटनी के विजुअल्स का इस्तेमाल करके इन मुश्किल गणितीय विचारों को एकदम ठोस और आसान बना दिया गया था। दत्ता और सिंह की किताब से लिया गया ये चित्र देखिए। ये दिखाता है कि 1,93,25,000 जैसी इतनी विशाल संख्या का घनमूल यानी क्यूब रूट कैसे निकाला जाता था। इसकी जटिलता सच में दिमाग घुमा देने वाली है। आर्यभट्ट और उनके बाद के गणितज्ञों ने पूरी तरह से एक एल्गोरिदम पर आधारित विधि बना ली थी। इसमें वे संख्याओं को घन और अघन स्थानों में बांटते थे और स्टेप बाय स्टेप डिवीजन और घटाव करते थे। जरा सोचिए, बिना किसी मॉडर्न कैलकुलेटर के, बिना किसी रफ पेपर के, सिर्फ दिमाग, एक लकड़ी का बोर्ड और थोड़ी सी धूल, ये लिटरली किसी जादू से कम नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, फ्रैक्शंस या भिन्न की प्रणाली। उन भारी भरकम क्यूब रूट से बाहर निकलकर अब हम बात करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी की। व्यापार करने या जमीन नापने के लिए हमेशा पूरी संख्याओं से काम नहीं चलता था, उनके हिस्सों की भी जरूरत पड़ती थी। फ्रैक्शन के लिए प्राचीन भारतीय शब्द था भिन्न, जिसका सीधा सा मतलब है टूटा हुआ या खंडित। और आपको बता दूं, ये कोई नया आइडिया नहीं था। पुराने वैदिक ग्रंथों में भी अर्ध यानी आधा और त्रिपद यानी 3/4 जैसे शब्दों का साफ साफ जिक्र मिलता है। इसका मतलब है कि चीजों को हिस्सों में बांटने की यह समझ प्राचीन काल से ही हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो है इन फ्रैक्शंस को लिखने का तरीका। जरा यहां देखिए, आज हम फ्रैक्शन को दर्शाने के लिए बीच में एक लाइन खींच लेते हैं या जोड़ने के लिए प्लस का निशान लगा देते हैं। लेकिन शुरुआती भारतीय गणितज्ञों के पास ऐसे कोई प्लस माइनस वाले सिंबल्स नहीं थे। तो वो क्या करते थे? वे बस संख्याओं को एक के ऊपर एक स्टैक कर देते थे। और भौतिक रूप से संख्या को कहाँ रखा गया है, ऊपर, नीचे या बगल में, बस यही पोजीशन तय करती थी कि उसे जोड़ा जाना है, घटाया जाना है या गुणा किया जाना है। हालांकि इस कमाल के सिस्टम में एक छोटी सी पर बहुत ही अजीब खामी भी थी। क्योंकि उनके पास प्लस या माइनस जैसे कोई निशान नहीं थे, इसलिए दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगने वाले विजुअल स्टैक के दो पूरी तरह से अलग मतलब हो सकते थे। इसका मतलब ये था कि कोई भी गणितज्ञ सिर्फ समीकरण देखकर सवाल हल नहीं कर सकता था, उसे उस प्रॉब्लम के पूरे कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को समझना ही पड़ता था। ये आज के मॉडर्न अलजेब्रा की तरह सीधा सपाट नहीं था, बल्कि इसे सॉल्व करने के लिए बहुत गहरे विश्लेषण की जरूरत होती थी। तो आर्यभट्ट के स्थानीय मान से लेकर ब्रह्मगुप्त के तरीकों तक इस टूलकिट ने दुनिया को जो दिया है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इन्हीं प्राचीन पद्धतियों ने आज के हमारे आधुनिक गणित की पक्की नींव तैयार की है। अंत में ये सोचने वाली बात है ना, आज हम जो भी बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं उसका कितना बड़ा हिस्सा महज उन जटिल गणनाओं की गूंज है जो हजारों साल पहले भारत में धूल पर की गई थी। अगली बार जब भी आप कोई साधारण सा गुणा या भाग करें तो याद रखिएगा कि आप उस महान विरासत का हिस्सा हैं जिसकी शुरुआत धूल पर खींची गई कुछ लकीरों से हुई थी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।